आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करते हैं। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्यों को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम ये भारत के लोग से प्रारंभ होती है। केयर सिंह बनाम भारत संघवाद में कहा गया है कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता समानता 2 चीज़ों की है, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। ये भी कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ये भी क्रम पूछ लिया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, इसका भी क्रम पूछा जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका भी क्रम पूछा जाता है। अब उद्देशिका की प्रकृति की बात करते हैं। यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देता। वे अपनी शक्ति संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती है। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती। हमें उद्देशिका किसी शक्ति पर रोक लगाने की बात नहीं करती है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा उसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेदों को वरीयता मिलेगी। इसके अंदर कभी किसी अनुच्छेद की बात नहीं की है या किसी विशेष बल की बात नहीं की है। और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर संबंधित अनुच्छेद क्या कहता है से संबंधित कार्रवाई अमल में लाई जाती है। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लगाया सकता और न ही इसे लागू कर सकते हैं। इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता दूर करने के लिए किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मानते हैं कि शोभात्मक आभूषण केवल है, हम बाहरी दिखावा ये देख सकते हैं कि संविधान किस प्रकार का है। इसके अंदर आगे उद्देशिका के भी उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका लोगों के लक्ष्य, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। यह माना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य। ये उद्देशिका के कई बार क्या होता है कि मेंस रिटर्न में उद्देशिका के भी उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो हमें ये मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उद्देशिका संविधान के एक भाग के रूप में परंपरागत देखिए मत क्या कहता है, विचार क्या कहता है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता परंपरागत मत कह रहा है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दे तो संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में प्रकट किया था। तो कई बार ये आ जाता है बेरूबारी
यूनियनवाद किस वर्ष हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संधिगत हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब नवीन मत क्या कहता है? इसे संविधान का एक भाग बताता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने 42वें संविधान संशोधन में इसे संशोधित किया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे, यानी 3 शब्द जोड़े थे। वर्तमान में यही मत मान्य है। और केशवानंद भारती जो मामला है बनाम केरल, वो 1973 का मामला है। अब उद्देशिका के आदर्श क्या है? उद्देशिका के आदर्श हैं कम या अधिक मात्रा में प्राप्त कर लिए गए। अब क्या क्या प्राप्त कर लिए गए? वो स्वतंत्रता, न्याय, समानता, और लक्ष्य जब किया आदर्श जनतांत्रिक और समाजवादी। उद्देशिका के जो शब्दों का विश्लेषण है, संप्रभु क्या होता है? राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है कि घोषणा करती है राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी बाहरी शक्ति की संप्रभुता या प्रभुता स्वीकार नहीं करती, उसे संप्रभु कहते हैं। यानी जहाँ खुद की शक्ति काम करती है, किसी और शक्ति का वहाँ कोई कार्य नहीं हो। उसे समाजवादी। भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करती है। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना है। धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना है। अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन न देकर विविध धर्मों के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढ़ाने का कार्य करें। यह एक कर्तव्य है जिसके पालन से विभिन्न धर्मों के बीच सहअस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता। इस प्रकार के राज्य विधि के समक्ष समता बरतते हैं तथा नागरिकों के मध्य धार्मिक आधार पर विभेद नहीं बरतते। उनको समान अवसर भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार के राज्य धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक न होकर धर्म निरपेक्ष होते हैं। वे अपने नागरिकों को इच्छा अनुसार धर्म पालन का अधिकार देते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। धर्मनिरपेक्ष कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है। भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में मौजूद पहले से ही है हमारे पास। यहाँ धर्म पर आधारित विभेद का विरोध किया गया, न कि राज्य का धर्म से संबंध का। अब जनतंत्र यानी अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 326 में जनतंत्र संबंधित है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। गणतंत्र, राजप्रमुख निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत, उसे गणतंत्र है। अब अपेक्षाएं क्या है देखिए। न्याय, अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वे प्रकार हैं जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को देने की वकालत की गई है। एक व्यक्ति एक वोट राजनीति न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। 19 326 सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 15 16 17 18 आर्थिक न्याय हेतु राज्य नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान रखा हुआ है। स्वतंत्रता, इसका अर्थ नागरिकों पर बाध्यकारी तथा बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। एक नागरिक द्वारा दूसरे नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन करना निषेधित है। नागरिक स्वतंत्र अनुच्छेद 19 तथा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में वर्णित है। अनुच्छेद में समानता, स्तर तथा अवसरों की समानता स्थापित करने जो 14 से 18 में वर्णित है। बंधुत्व, भारतीय नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना स्थापित करना, क्योंकि इसके बिना देश में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे भारत के उद्देशिका है। अब देखिए, प्रस्तावना संविधान के परिचय तथा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ की बात कर लेते हैं। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता का बताया, इस शब्द का आशय भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है
न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी समाजवादी शब्द का आशय है ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। पंथनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया तथा इसमें कोई संदेह नहीं है संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी शामिल किया गया। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। गणतंत्र प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दूसरी यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। न्याय तीन प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ होने चाहिए। आर्थिक न्याय उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो, धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। समता भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध है। बंधुत्व इसका शब्द है भाईचारिक भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भाईचारिक भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अब हमारे सामने उद्देशिका से संबंधित जो प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो संप्रभुता है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, भारतीय नहीं है, लेकिन भारत शब्द है और भारत शब्द केवल 2 बार आया है। हम भारत के लोग और भारत को, ये 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लाया गया था। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के कुछ उपबंध लागू हुए थे, बाकी का 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। यह भी सही बात है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी देश को दे सकता है नहीं, ये गलत है। सॉरी, भारत अपना देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है नहीं, ये भी गलत है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है, ये गलत है। यानी इन सब में सर्वोत्तम है वो ये है, डी। के एम मुंशी का संबंध था, तो देखिए संविधान प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति, लोकलेखा समिति और निम्न में कोई तो संविधान प्रारूप समिति। बेरूबारी केस किस वर्ष से संबंधित है?
तो मैंने बताया था आपको 1960। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्मों को विशेष महत्व, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ए आएगा, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो इसमें सी देखिए, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, बाकी के तीन है नहीं इसमें। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? तो अर्नेस्ट ब्रॉकर ने कहा था, अर्नेस्ट बाकर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है यानी सही है? बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, सही है। केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों, ये दोनों, एक तो 1960 का मामला बेरोजगारी और एक 1973 का मामला है। ये अपनी उद्देशिक है, भारत का संविधान उद्देशिक का। इसमें मुख्य रूप से देखिए न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता आपको बताई 5 प्रकार की, और समता 2 प्रकार की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श नहीं है? न्याय, समानता, समृद्धि और भाईचारा, यानी बंधुत्व है लेकिन समृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है, हम भारत के लोग भगवान के नाम पर भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। ए आएगा इसमें, हम भारत के लोग, भारत को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? तो भाईचारा यानी बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? तो देखिए ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया है, और इसी के साथ हमारा पूरा होता है। लेकिन हम इसमें आगे बात करेंगे कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसमें किन किन क्रांतियों के शब्द सम्मिलित हैं। आप हमारे अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।